मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। बिखरता हुआ फूल हूँ, मुझको हवा से चोट लगती है। दोस्तों, चैनल पर बने रहेंगे। आज हम आपको लेते चलेंगे इज़राइल के आसपास के इलाका, यानी इज़राइल के आसपास के इलाका में आपको लेते चलेंगे और वहाँ से हम आपको लेटेस्ट खबर देने का प्रयास करेंगे। इज़राइल और आतंकवादी इज़राइल और संगठन हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में इजरायली सेना के साथ झड़प की। इस दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। गाजा सिटी में शनिवार तड़के इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश बच्चे थे। गाजा के हमास शासकों के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल के एक हमले में मरने वाले लोगों की यह सबसे अधिक संख्या है। समाचार के अनुसार रात भर चले हमले में गाजा को चलाने वाले इस्लामी संगठन हमास ने आतंकवादी संगठन इजराइल के शहरों में करीब 200 रॉकेट दागे। फिलिस्तीनी डॉक्टर ने कहा, बीते 10 मई से शुरू हुए हमलों में गाजा में 39 बच्चे सहित 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने बच्चों सहित 9 लोगों की मौत की बात कही है। पिछले महीने यरूशलेम में तनाव से शुरू हुआ यह संघर्ष व्यापक पैमाने पर फैल गया। अरब और यहूदियों की मिश्रित आबादी वाले इजरायली शहरों में रोज हिंसा देखी जा रही है। लोगों को बस से उतारकर गोलियां मारी जा रही है। 10 मई की रात से लेकर अब तक हमास ने इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। गाजा से रॉकेट दागने और फिलिस्तीनियों पर इजराइल की बमबारी शनिवार तड़के भी जारी रही। गाजा सिटी में एक शरणार्थी शिविर के पास 3 मंजिला मकान पर हवाई हमले में कम से कम 8 बच्चे और 2 महिलाएं मारी गई। आपको बताते चलें कि अल जजीरा का जो बिल्डिंग था 11 मंजिला, उसको भी इजराइलियों ने बम रॉकेट से हमला कर तोड़कर गिरा दिया है। मोहम्मद अबू हाताब ने पत्रकारों को बताया कि उनकी पत्नी और 5 बच्चे रिश्तेदारों के साथ ईद का जश्न मनाने गए थे। उनकी पत्नी तथा 6 से 14 साल के 3 बच्चे मारे गए, जबकि 11 साल का बच्चा लापता है। केवल 5 महीने का बच्चा उमर जीवित है। इसके कुछ देर बाद हमास ने बताया कि उसने हवाई हमले के जवाब में दक्षिण इजराइल में कई हजार रॉकेट दागे हैं। इससे एक दिन पहले इजराइल ने रात भर टैंक से हवाई हमले किए, जिससे कुछ शहरों में तबाही मच गई तथा एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इजरायली सेना ने बताया कि अभियान में 160 युद्धक विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराए और सुरंगों के उस जाल को नष्ट कर दिया जिनका इस्तेमाल हमास करता था। इजरायली मीडिया ने कहा कि सेना का मानना है कि सुरंगों में दर्जनों हमास के लोग मारे गए हैं। हमास और इस्लामिक जिहादी संगठन ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन सेना का कहना है कि असल संख्या इससे कहीं अधिक है। इजरायली मीडिया ने बताया कि पड़ोसी देश सीरिया की ओर से इजराइल में 3 रॉकेट दागे गए, लेकिन वे या तो सीरियाई क्षेत्र में गिरे या खाली इलाकों में। अभी यह पता नहीं चला कि किसने रॉकेट दागे। पूर्वी यरूशलेम में इस महीने की शुरुआत में तनाव तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीनियों ने शेख जर्राह में निष्कासनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में खड़े निहत्थे नमाजियों पर
अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने एक जालियांवाला बाग कांड किया था कि निहत्थे लोगों को चारों ओर से घेर कर गोलियां चला दी थी, बस उसी तरह से अल-अक़सा मस्जिद में जो नमाजी थे और जो इबादत कर रहे थे, उन्हें इज़राइल के आतंकवादी फौजी ने या मिलिट्री ने कह लीजिए, उसने अंधाधुंध गोलियां दागी और उसे वहाँ के मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले को शहीद कर दिया। यह लड़ाई 10 मई को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हमले किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास इन रॉकेट हमलों के लिए भारी कीमत चुकाएगा। इजराइल ने 13 मई को 9000 आरक्षित सैनिकों को गाजा सीमा पर सेना में शामिल होने के लिए कहा था। इजराइल की सेना ने शनिवार को कहा कि 10 मई से अब तक गाजा से इजराइल की ओर करीब 2300 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें से करीब 1000 रॉकेट को मिसाइल डिफेंस से रोक दिया गया। आपको बता दें कि जब एक रॉकेट को जब दागा जाता है और उसको डिफेंस के लिए यानी रोकने के लिए इंटरसेप्ट जो किया जाता है, तो एक इंटरसेप्ट करने के लिए एक जो ऑपोजिट जो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो उसमें 1 करोड़ रुपये इंडियन 1 करोड़ रुपये के आसपास खर्चा बैठता है। यानी कि एक रॉकेट दागा और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अगर उसको रोकना है तो 1 करोड़ खर्चा आता है फिर उसको रोकने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसे रोक ही ले, क्योंकि रोकने की भी एक कैपेसिटी होती है। और जब ताबड़तोड़ ये लोग हमास के लोग जब ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हैं तो इस तरफ से इजराइल की तरफ से उसका इंटरसेप्टर मशीन भी काम नहीं कर पाता है। यानी कि अगर उसने 100 चलाए तो इधर से भी अगर उसको 100 इंटरसेप्ट करने के लिए चलाते हैं तो परिणाम ये होता है कि वो 50 को 20 को ही रोक पाते हैं, बाद बाकी को रोक नहीं पाते हैं। चलिए, वेस्ट बैंक में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन, कम से कम 11 की मौत। इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियों ने व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में इजरायली की सेना के साथ झड़प की। इस दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में कम से कम 11 लोग मारे गए। यह हिंसा ऐसे वक्त हो रहा है जब फिलिस्तीनी शनिवार को नकबा दिवस मना रहे हैं, जब वे 1948 के युद्ध में इजराइल द्वारा मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों को याद करते हैं। इससे संघर्ष के और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने वेस्ट बैंक में गाजा अभियान और यरूशलेम में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए इजरायली सैनिकों पर पथराव किया। सैनिकों ने कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। एक सैनिक को चाकू मारने की कोशिश में एक और फिलिस्तीनी मारा गया। एक ऑनलाइन वीडियो में पूर्वी यरूशलेम में एक युवा यहूदी नागरिक पिस्तौल से गोलियां चलाते हुए दिख रहा है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर सेना ने तब गोलियां चलाई जब लेबनान और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों का एक समूह सीमा पर कंटीली तारों को काटकर घुस गया। इस दौरान एक लेबनानी मारा गया। अब चले आपको हम लेते चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष विराम की कोशिश तेज की या क्या की। इजराइल फिलिस्तीन मामलों के लिए अमेरिका के उप सहायक विदेश मंत्री हादी आमर संघर्ष को कम करने की कोशिश के तौर पर शुक्रवार को इजराइल पहुंचे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रविवार को बैठक करने की संभावना है। हालांकि मिस्र के एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि 1 साल के संघर्ष विराम के उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसे हमास ने स्वीकार कर लिया था। समाचार के अनुसार शुक्रवार को मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि मिस्र संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा था ताकि बातचीत शुरू हो सके। मिस्र जहां हमास को संघर्ष विराम के लिए तैयार करने में लगा था, तो वहीं अमेरिका सहित अन्य देशों को इजराइल के साथ समझौते के लिए भी तैयार करने में लगा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने शुक्रवार
को संघर्ष विराम और बातचीत का आह्वान करते हुए सभी पीड़ितों के लिए संवेदना जताई। बता दें कि बीते सितंबर में यूएई और बहरीन पिछले करीब 25 सालों में पहले ऐसे अरब देश बने थे जिन्होंने इजराइल के साथ औपचारिक संबंधों को मान्यता दी थी। फिलिस्तीन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों के साथ अपने संपर्क बढ़ा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। अब समझौता हो भी तो कैसे? आप ही समझिए कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे निहत्थे लोगों को आतंकवादी इजरायली फोर्सेस के द्वारा चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया और अब उस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश चल रही है। ऐसे में वहाँ के गैरतमंद मुसलमान इसलिए क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ कि मस्जिद को तोड़ दिया गया और वहाँ के मुसलमान चुप रहे, यानी वो इस तरीके का बेगैरत नहीं, उसके अंदर गैरत थी और इन गैरतमंद मुसलमानों ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। और जवाबी कार्रवाई में हमास का कहना है कि हमारे पास इतने गोले बारूद हैं कि हम 6 साल तक अभी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। और कहने के लिए तो गिनती में ये 100 या 200 रॉकेट की बात करते हैं, लेकिन एक अनुमान है कि कम से कम अब तक 2 से 3 हज़ार रॉकेट दागे जा चुके हैं। इतनी रॉकेट की स्पीड और इतने तेज़ी से वो दागते हैं कि इंटरसेप्ट करने वाली मशीन भी काम नहीं करती है। चैनल पर बने रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी बने रहेंगे। फिर जो कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते चले कि यहाँ न्यूज़ लेना आसान काम नहीं है। यहाँ रिपोर्टरों को भी गोली मार दिया जाता है। न्यूज़ चैनल के ऑफिस, जो अल जज़ीरा का ऑफिस था 11 मंजिला, उसको भी उड़ा दिया गया है। यानी कि आप यहाँ कोई किसी तरह का इंटरनेशनल कोई कानून वगैरह कुछ नहीं बचा है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि इजराइल की ऐसी तबाही हुई है, ऐसी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री चाहते नहीं है कि वहाँ की खबरें को बाहर प्रसारित किया जा सके। इसलिए वहाँ चैनल वालों को भी चुन कर गोली मार दिया जाता है। चैनल के ऑफिसों पर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रहा है और वहाँ के ऑफिस को भी उड़ा दिया जा रहा है। तो बने रहेंगे चैनल पर और हम आपको दिखाते रहेंगे क्या स्थिति हो रही है इजराइल की और इजराइल के हालात की। इजराइल के हालात बद से बदतर हुआ जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको अगली खबर के लिए चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे शेयर करेंगे। हम आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ से ऑनलाइन सब चीज़ दिखाते रहेंगे। हमारे ऑफिस नहीं है, ऑफिस को तोड़ दिया गया है और फिर भी हम जहाँ तक होगा हम आपको इजराइल से संबंधित खबरें देते रहेंगे। चैनल पर बने रहें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। यहाँ कोई कानून नहीं है, जब जिसे मिल रहा है कोई भी न्यूज़ वाले को भी ढूंढ कर मारा जा रहा है, उनकी ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है। चैनल पर बने रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। ओ खान साहब किया ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ खैर मुबारक, आपको भी ईद, रोजे तरावी सारे मुबारक। रोजी की फिक्र है न रोटी की तलाश है। देश उस दौर में है जहां जिंदा रहना ही विकास है। तो हम बात कर रहे हैं मोदी दौर का, जहां जिंदा रहना ही विकास है। देश की तरक्की और देश को इतनी ऊंचाई पर ले जाया जा चुका है जहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जिंदा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाशें पूछ रही हैं चीख कर, देश का इंचार्ज कौन है। बने रहिएगा चैनल पर। यह है रोबस्ट न्यूज। कोरोना संक्रमण मोदी सरकार के स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं आया था और इसलिए इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब उसके पास नहीं है। लोग हैं कि मरे जा रहे हैं और वे अपने स्थानीय विधायक, सांसद, नेता, पन्ना प्रमुख, फलाने ढिमकाने को फ़ोन, संदेश, व्हाट्सएप पर गुहार लगा रहे हैं, जिनके मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं है।
एक तरह की बेबसी और जिसे बायर्स रिमोर्स, खराब सौदा करने का पछतावा उन लोगों में साफ दिखलाई दे रहा है जो अभी तक नरेंद्र मोदी की तमाम नादानियों, नाकामियों, गलतियों और जन विरोधी कूर्ताओं को अनदेखा किए जा रहे थे, जो सबसे मजबूती से उनकी हर बात में मास्टर स्ट्रोक देख रहे थे। बने रहेंगे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चहक कम हो रही है, खींच बढ़ रही है। यह पहली बार देखने में आया है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुरंधार समर्थक थे अब थोड़ा चुप हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें खुद प्रधानमंत्री भाव देते रहे हैं। इनमें उनके बनारस लोकसभा चुनाव के प्रस्तावक और मशहूर गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी शामिल है और आगरा के ये अमित जायसवाल जैन भी, जिसको मोदी जी खुद ट्विटर पर फॉलो करते हैं, जिसका दम गुहार लगाते निकल गया और उनके घर वालों ने उसकी कार से मोदी जी का लगा पोस्टर फाड़ डाला। संतोष गंगवार जो मोदी कैबिनेट में है, उन्हें अपनी ही पार्टी की योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर वह सब रेखांकित करना पड़ा, जिसको लेकर बाकी जनता पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तलवार कभी भी गिर सकती थी। अनुपम खेर जैसे मोदी समर्थक का ये कहना कि जिंदगी किसी एक के छवि निर्माण से ज़्यादा महत्व रखती है, एक तरह से बदलती बयार की तरफ इशारा है। कुछ सुब्रमण्यम स्वामी की तरह हैं जो सरेआम और दिन दहाड़े सरकार को लानतें भेजने लगे हैं। ये बात उसी यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है जो कनाडा के नागरिक अक्षय कुमार ने बहुत गहरी तहकीकात के बाद ढूंढ निकाली थी। आप आम को चूस के खाना पसंद करते हैं या काट के? ये सवाल मोदी के हर समर्थक के सामने है। जनार्दन चुने या नेताजी को? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों को शायद समझ में आने लगा है कि वे मुश्किल दोराहे के करीब हैं, जहां उन्हें अंततः ये चुनना पड़ेगा कि देश या नरेंद्र मोदी, और ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जितना महत्व वे अपने नेतृत्व को देते रहे हैं, उससे उनका जनाधार दूर खिसकता जा रहा है। जब वे खुद और उनके लोग मुश्किल में पड़ रहे हैं तो सरकार और उसके मुखिया के पास कोई समाधान नहीं है। इस वक्त हर शख्स के पास कोई ना कोई दास्तान है मृत्यु की, खास तौर पर हिंदू वोट बैंक वाले राज्यों में। उनमें से कुछ अभी भी हैं जो विपक्ष पर आरोप या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कुछ अब भी आंकड़ों पर कंबल डालने की कोशिश में लगे हैं, ऐसे भी हैं जो टेस्ट कम करवा के, अस्पताल के आंकड़े झुटला के, ऑक्सीजन की कमी न मानकर और अंत्येष्टियों की संख्या छिपाकर चाहते हैं कि कोविड की बला टल जाएगी। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकार सिरे से झूठ बोलने पर आमदा है और लाशें हैं कि उनके झूठों को रोज बेनकाब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सब तो नहीं, पर कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि उनका राजनीति में होने का क्या मतलब रह गया है। खास तौर पर वे भी जिन्होंने असम या बंगाल में पार्टी की नींव मजबूत करने में काफ़ी मेहनत की, पर लीडरी उन लोगों को मिली जो घुसपैठिए और दल बदलू थे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। क्या याद रखें, एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि 2024 आने में अभी वक्त है और तब तक लोगों के आंसू सूख चुके होंगे और वो भूल जाएंगे कि उनके घर के लोग जिंदा होते अगर सरकार ने समय रहते कोरोना से निपटने के कदम उठाए होते। हम अपने घर के लोगों, अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के मरने को भूल जाएंगे। हम उस बदहवासी और बेबसी को भूल जाएंगे जो एक सांस न ले पा रहा मुल्क महसूस कर रहा था जब पूरी दुनिया भारत को भीड़ से बचने को कह रही थी। हिंदूवादी कुंभ की भी हाँक लगाए थे और चुनावी रैलियों में भी। जब वैज्ञानिक लोग दूसरी लहर की चेतावनी दे रहे थे, हमारे नेतागण सुपर स्प्रेडर बने फिर रहे थे। हम उन 700 से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों को
भूल जाएंगे, जिन्हें जबरदस्ती उत्तर प्रदेश पंचायत की इलेक्शन ड्यूटी पर भेजा गया, और उन 800 से अधिक डॉक्टरों को भी जो खराब स्वस्थ काम के बोझ और तनाव के बीच कोरोना के शहीद हुए। इस वर्ग की उम्मीद इस बात पर कायम है कि हम मोदी जी के बनाए शौचालय याद रखें, पर गंगा में तैरती लाशों को भूल जाएं। हम गोबर, गौमूत्र, रामदेव, कोरोनिल के चमत्कारों से अभिभूत होना बंद न करें और भूल जाए कि जिस सरकार को अच्छे दिन के लिए वोट दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, लोग अभी भी याद रखे हैं। वो आपसे सच, तथ्य, आंकड़े सब में हेरा फेरी कर रही है, जैसे अदालत अनदेखी कर रही है, जैसे चुनाव आयोग ने किया। पेट्रोल 100 का होते ही मोदी जी की तस्वीर पंपों से पता नहीं क्यों हटवा ली गई। रहने देते हैं, जो वैक्सीन ठीक से नहीं बांट पा रहे, आखिर उसके सर्टिफिकेट पर भी तो चेहरा उन्हीं का लगा है। जिस वेंटिलेटर पर आपने अपने घर वालों को ठीक करने को भेजा था, वह पीएम केयर्स का था और बना ही खराब होने के लिए था। आपसे उम्मीद है कि आप भूल जाएं। 13 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा कि आबादी के कितने फीसदी लोगों को पूरे टीके लग गए, जवाब मिला 22 लाख, जबकि 6 करोड़ से ज़्यादा टीके 6 करोड़ से ज़्यादा टीके सरकार विदेशों में बांट आई। कभी यह कहकर कि ये हमारी वैक्सीन मैत्री कूटनीति का हिस्सा था, और अब यह कह कि वह वाणिज्य करार का हिस्सा है। आप भूल जाएं, आप याद न रखें यह आंकड़ा। आप प्रधानमंत्री का वही प्रतापी चेहरा याद रखें जो आपके सर्टिफिकेट पर लगा है। वे ना होते तो यह सब कैसे हो पाता, वही तो वे होते तो यह सब कैसे हो गया। उनमें से कुछ को पता है कि वे सही नहीं है, लोग नहीं भूलते, और तब तो खास तौर पर नहीं जब लोग जिंदा रह सकते थे, जब मृत्यु का शोक भी ठीक से नहीं किया जा सका है। ना गले लग सके हैं, ना ढांढस बंधा सके हैं। उनमें मन की एक बात यह भी है कि इस वक्त चुप रहना और झूठ का साथ देना ना सिर्फ खुद के साथ बल्कि मुल्क और उसके लोगों के साथ भी बेईमानी करना है। एक जमीन है जो धीरे धीरे खिसक रही है, एक जमीन है जो धीरे धीरे खिसक रही है। मोदी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कुशासन की आंच में वे अभी तक बचे हुए थे। वे उन लोगों में शामिल नहीं थे जिनकी नागरिकता पर सवाल कर वोटों की फसल काटी जानी थी। वे उन लोगों में भी शामिल नहीं थे जो संविधान और नागरिक अधिकारों की बात कर बिना किसी जांच या आरोप के जेल भेज दिए गए थे। वे उन लोगों में शामिल नहीं थे जिन्हें देश के विश्वविद्यालयों में नौजवानों के पुलिसियाई दमन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नोटबंदी और जीएसटी जिन्हें बुरा तो लगा था, पर वे चुप लगा गए थे बिना उन तमाम लोगों की तकलीफें देखे जिनके समर्थन से उन्हें चुनाव जीते थे, जिन्हें फर्क नहीं पड़ा कि अर्थव्यवस्था का बंटाधार होने, रिकॉर्ड गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने से उनके लिए मंदिर काफ़ी था। सियासी तौर पर रोटियां सेकने के इतनी सारी लाशें बीच में आ जाएंगी, किसने सोचा था। और हर लाश एक सवाल है, एक हस्तक्षेप है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रबंधन मैनेजमेंट का, एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है। मरने से पहले एक हल्फिया ऐलान छूट गया है मोबाइल, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप में। उस अटकी हुई सांस में, धीमी होती नब्ज में वे जिंदा रहते अगर समय रहते कदम उठाए गए होते। अगर वैक्सीन पहले देश में इस्तेमाल की गई होती, ऑक्सीजन का इंतजाम वक्त रहते कर लिया जाता, विदेशों से आई मदद कस्टम क्लियरेंस में अटक कर नहीं रखी होती, वैक्सीन और ऑक्सीजन को जीएसटी से माफ़ कर दिया जाता, दुनिया और देश के विशेषज्ञ लोग जो कह रहे थे उनकी समय रहते सुन ली जाती, विपक्ष को साथ लेकर चला जाता। आखिर ये मजाक कब तक चल सकता था कि देश का स्वास्थ्य मंत्री किसी दिन एक नीम हकीम के तथाकथित नुस्खे का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना फिर रहा था और किसी और दिन डार्क चॉकलेट खा के कोरोना से लड़ने की हिमायत कर रहा था। ऐसा कभी हुआ होगा कि देश का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देश के स्वास्थ्य मंत्री जो खुद को एलोपैथी की डिग्री वाला बताते हैं,
को बात बात पर झगड़ता हुआ नजर आए। इतनी बड़ी भूल चूक गलती हो गई और इसका कोई जिम्मेदार ही तय नहीं किया गया। किसी से ना इस्तीफा लिया गया, ना किसी की नौकरी गई, सिवा उन लोगों को तंग करने के जो अनुपस्थित सरकार के कारण दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, हमारा विदेश मंत्री और हमारा स्वास्थ्य मंत्री, हमारा रेल मंत्री झूठ बोल रहा है, सब भूल जाएंगे हम। उन्होंने कहा था, मैं बनारस आया नहीं हूँ, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। उस गंगा मैया में लाशें हैं जो बही जा रही है। उनकी अपील है कि लोग भूल जाएं कि जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा था, तब भारत में एक कोरोना बाद में मोदी महल बहुत जरूरी काम की तरह खड़ा किया जा रहा था। दुविधा में दोनों गए। इन लोगों की दुविधा बहुत जायज है। एक तो यही कि बहुसंख्यक होने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन, वैक्सीन, अस्पताल में बिस्तर, दवाएं और शमशान में जगह नहीं मिल पा रही है। दूसरा ये कि जब इतनी हाय मची है तो फिर सरकार हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। तीसरा, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है तो उनका इस्तेमाल लीपा पोती और झूठ बोलने के लिए क्यों किया जा रहा है। चौथा, जब गैर भाजपाई लोगों की मदद करने आगे आ रहे हैं तो उनकी पार्टी उनको निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित क्यों बतलाए जा रही है, उन्हें कोस रही है। पांचवा, ये सरकार के लोग बजाय दुनिया भर के विशेषज्ञों की सुनने की बजाय नीम हकीमों को क्यों तरजीह दिए जा रही है। छठा, ये कि जब लोग मर रहे हैं तब उन्हें इस बात के लिए तंग करना कि किसी के लिए ऑक्सीजन क्यों मांगी, या फिर शमशान के फोटो क्यों खींच लिए, या सेंट्रल विस्टा एक जरूरी काम है जो रुक नहीं सकता, उस प्रवृत्ति को ही रेखांकित करती है जो सरकार को अमानवीय, अलोकतांत्रिक, असंवेदनशील और क्रूर बनाती है। इसमें एक और बात खास है कि इनमें से बहुतों को चमत्कार, यंत्र, तंत्र, मंत्र, कुंडली, गाय, गोबर, गोमूत्र, कोरोनिल पर इतना यकीन है कि उन्हें लगता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ऐसा सोचने वाले भी हिंदुस्तान में कितने लोग आए और कट लिए। इतिहास से कुछ सीखने के लिए उसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है और हम लोगों के लिए मिथक सच से ज़्यादा सच्चे और महत्वपूर्ण है। जैसे मोदी जी ने अपने जीवन में ही मिथक बन गए हैं, पर PPE पर अभी भी GST 18% है और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर 12% है। माफ़ी वे मांगेंगे नहीं, गलती को मानेंगे नहीं, अकड़ वे छोड़ेंगे नहीं, दिल पर हाथ रखकर सोच वे कहेंगे नहीं, भले ही भारत के लोगों को उसकी कितनी भी भयावह कीमत चुकानी पड़े। प्राइम टाइम के विदूषक सिस्टम को दोष देकर मोदी जी को बचाने की शानदार और बारीक कोशिश में लगे हैं। सिस्टम किसका है, कौन चला रहा है? पार्टी के कई सारे लोग साफ कहेंगे तो नहीं, पर गुप्त तौर पर चाहते हैं कि किसी दिन तेजस्वी सूर्या की तरह साहब को भी 2-4 सवालों का सामना करना पड़े जो चाटने और काटने से ज़्यादा प्रासंगिक हों। दिक्कत एक ही थी, कोरोना उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं आया था। गौर कीजिएगा, दिक्कत एक ही थी, कोरोना उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं आया था और इसलिए इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब सरकार के पास नहीं है। जिंदा लोग इंतजार कर रहे हैं और उनकी चुप्पियां बोल रही है और पढ़ी जा रही है। लाशें पूछ रही हैं, इस देश का इंचार्ज कौन है? किसे फुर्सत के फर्ज उल्फत खिदमत मोहब्बत बजा लाए, न तुम बेकार बैठे हो न बेकार हम। खबर कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।